हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं उसका शीर्षक है खरोष्ठी लिपि का उद्भव। यूजी 6 सेमेस्टर के छात्रों के लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। खरोष्ठी लिपि का उद्भव। अशोक के अभिलेख लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में मिलते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, परंतु इनमें से कुछ अभिलेख अशोक की उत्तर पश्चिम सीमा प्रदेश से मिले हैं, जो कि ब्राह्मी लिपि से भिन्न एक दूसरी लिपि में लिखे गए, और यह लिपि बाएं से दाएं न लिख करके दाहिने से बाएं की ओर लिखी गई मिली। और इस लिपि को सर्वप्रथम पुरातत्वविद ब्यूलर ने पढ़ा और खरोष्ठी नाम से संबोधित किया। इसका प्रयोग अशोक के पहले भारतीय अभिलेखों के इतिहास में हमें बिल्कुल भी दिखलाई नहीं पड़ता। इसलिए बड़ी सरलतापूर्वक यह धारणा विद्वानों ने व्यक्त की कि अशोक के अभिलेख में ही सबसे पहले खरोष्ठी लिपि का प्रचलन किया गया। इसके साथ ही इस लिपि की यह अपनी विशेषता है कि इसका विकास तथा विस्तार हम पश्चिमी देशों जैसे अफगानिस्तान, मध्य एशिया इत्यादि में भी पाते हैं, जबकि शेष भारतीय लिपियों का प्रयोग केवल भारतीय सीमा तक ही सीमित रहा तथा इसका प्रसार भी यहीं हुआ, भारत में ही हुआ। परंतु खरोष्ठी लिपि का प्रयोग बहुत अल्प समय तक सीमित क्षेत्र में हमें दिखलाई पड़ता है, जबकि ब्राह्मी का इतिहास एक लंबे काल का इतिहास है तथा इसका प्रयोग बहुत व्यापक रूप में हुआ है। खरोष्ठी नाम भी भारतीय बोलचाल की भाषा में हमें बड़ा विचित्र लगता है, इसलिए अकस्मात ही हमारे लिए यह बहुत आश्चर्य का विषय हो जाता है कि इस लिपि विशेष का नाम खरोष्ठी क्यों हुआ एवं इसका उद्भव कहाँ हुआ। यह प्रश्न हमारे मन में हमेशा उद्वेलित हमें करते रहते हैं। खरोष्ठी का नाम विभिन्न भारतीय तथा विदेशी ग्रंथों में पाया जाता है। एक चीनी विश्वकोश फावान शूलिन में खरोष्ठी नाम का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर में भी, जहां लिपियों की एक विस्तृत सूची दी गई है, खरोष्ठी लिपि का उल्लेख है। इसका नाम 7वीं शताब्दी तक चीनी ग्रंथों में प्रयुक्त किया गया मिलता है। खरोष्ठी के नामकरण के संबंध में अनेक मत प्रचलित हुए। पहला चीनी विश्वकोश फावान शोलिन में यह प्रतिपादित किया गया कि खरोष्ठी का संधि विच्छेद 2 शब्दों से ये बना है, खर धन ओष्ठ, जिसका अर्थ है गधे के समान ओठ वाला, अर्थात गधे के समान ओठ वाले व्यक्ति ने इस लिपि का आविष्कार किया और इसका नाम खरोष्ठी पड़ा। एक दूसरा मत इसके नामकरण से संबंधित है, प्रचलित है, वह यह कि खरोष्ठी ईरान शब्द खरपोष्ट से बना है। खरपोष्ट, जिसका अर्थ होता है गधे की खाल। ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वप्रथम गधे के चमड़े पर इस लिपि को, खरोष्ठी लिपि को लिखे जाने के कारण इसका नाम खरपोष्ट अथवा खरोष्ठी पड़ा। यह दूसरा मत था। खरोष्ठी के नामकरण से संबंधित एक तीसरा मत भी मिलता है। इसमें विद्वानों का यह मानना है कि खरोष्ठी एक जंगली जाति थी, वही इन अक्षरों का प्रयोग करती थी और कालांतर में आगे चल करके इसी के नाम पर इसका नाम खरोष्ठी पड़ा। अब खरोष्ठी लिपि के उद्भव से संबंधित विचारधाराओं की चर्चा हम करेंगे। 2 विचारधाराएं मिलती हैं। पहला विदेशी उद्भव का सिद्धांत और दूसरा भारतीय उद्भव का सिद्धांत। विदेशी उद्भव का सिद्धांत। आज भी प्रायः सभी लिपियां बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती हैं, किंतु भारत में अशोक के समय प्रयोग होने वाली ब्राह्मी लिपि जहां बाएं से दाएं लिखी जाती थी, वहीं खरोष्ठी जस्ट इसके उल्टे दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। जिस प्रकार की सेमेटिक और आर्मेइक लिपि।
कुछ आर्मेइक अक्षरों की बनावट खरोष्ठी की तरह है। आर्मेइक अर्थात जो ईरान और उसके आसपास के प्रदेशों में प्रचलित थी, वहाँ उसको आर्मेइक कहा जाता है। उसकी जो बनावट है बिल्कुल खरोष्ठी की तरह है। इन प्रत्यक्ष उदाहरण के आधार पर जॉर्ज बुलर और A.H. दानी, अहमद हसन दानी ने इसके विदेशी उत्पत्ति की बात सिद्ध करने की कोशिश की। इसकी पुष्टि के लिए इन्होंने निम्नलिखित तर्क दिए। पहला, ईरानी आक्रमण के बाद खरोष्ठी लिपि का प्रयोग भारत के पश्चिमी भाग में किया जाने लगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। दूसरा, इसका प्रयोग हम भारत के उसी क्षेत्र में पाते हैं जहां ईरानी आधिपत्य 600 ईसा पूर्व से लेकर के 400 ईसा पूर्व के बीच में विद्यमान था। तीसरा, ईरानी शासकों ने इस लिपि का प्रयोग अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए किया। चौथा, खरोष्ठी एवं सेमेटिक लिपि के अक्षरों में बहुत कुछ समानता दिखलाई पड़ती है, जैसे दीर्घ स्वरों का अभाव। पांचवां, आर्मेइक लिपि की तरह यह लिपि भी दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। खरोष्ठी के अभिलेख में कुछ ईरानी शब्द प्रयुक्त हुए हैं, जैसे लेखन या लेख के लिए दीपि शब्द का उल्लेख है। दीपि अर्थात लिपि। इस प्रकार से विद्वानों ने कुछ पॉइंट्स रखे विदेशी उद्भव के सिद्धांत में। अब दूसरा हम लेते हैं भारतीय उद्भव का सिद्धांत। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि खरोष्ठी पूर्णतया भारतीय लिपि थी और इस मत की पुष्टि के लिए उन्होंने बिंदुवार कुछ तर्क रखे। पहला, खरोष्ठी लिपि के प्रारंभिक अभिलेख उत्तर पश्चिम भारत में ही पाए गए हैं। पश्चिमी एशिया में इसका एक भी अभिलेख या लिखित प्रमाण हमें अभी तक नहीं मिला है। दूसरा, ईरानी शासक जिन्हें खरोष्ठी लिपि के उद्भव का स्रोत बताया जाता है, उन्होंने कभी भी आर्मेइक लिपि का प्रयोग अपने प्रशासनिक कार्यों में नहीं किया। तीसरा, मध्य एशिया में खरोष्ठी लिपि के कुछ अभिलेख तथा लिखित प्रमाण अवश्य मिले हैं, किंतु यह कहना कि भारतीय खरोष्ठी पहले वहाँ थी उचित नहीं, क्योंकि खरोष्ठी लिपि का प्रयोग सबसे पहले हमें अशोक के ही काल में मिलता है या दिखलाई पड़ता है। चौथा, खरोष्ठी लिपि में एक बौद्ध ग्रंथ धम्मपद की पांडुलिपि चीनी तुर्किस्तान से प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में हम यह कह सकते हैं कि यदि खरोष्ठी विदेशी लिपि रही होती तो इस लिपि में विदेशी ग्रंथ भी मिलते, किंतु इस लिपि में केवल भारतीय ग्रंथों का मिलना इस बात को सिद्ध करता है कि यह भारत की लिपि थी, जिसका प्रयोग भारतीय ग्रंथों की रचना के लिए विदेशों में भी किया जाता था। पांचवा, इसमें अनुस्वर और संयुक्ताक्षरों का प्रयोग मिलता है। अनुस्वर का प्रयोग मूलतः भारतीय देन है तथा जैसा कि हम जानते हैं संयुक्त अक्षरों का भी प्रयोग भारतीयों की अपनी विधि थी, अपनी उनकी शैली थी। इन दोनों का अनुसरण भारतीय लिपियों के परिप्रेक्ष्य में खरोष्ठी द्वारा किया जाना इसके भारतीय उद्भव का संकेत देता है। छठा, यह लिपि भारत के पश्चिमी तथा पश्चिमोत्तर सीमा प्रदेश में प्रचलित थी। यह भाग ज्यादातर आक्रमणकारियों के द्वारा आक्रांत रहा, प्रभावी रहा। ये आक्रमणकारी मूलतः मध्य एशिया से आए थे, अतः इनके साथ ही यह लिपि भी मध्य एशिया की ओर बढ़ी। इसलिए इस लिपि का प्रयोग भारतीय सीमा में रहने वाले यूनानी, शक, पहलव इत्यादि जात के लोगों ने किया। ईरानी मोहरों पर भी इस लिपि का अंकन इस बात को स्पष्ट करता है कि इस मुद्रा का प्रचलन पश्चिम भारत में था। चूंकि वहाँ की प्रचलित लिपि खरोष्ठी थी, इसी से वहाँ के सिक्कों पर इसका अंकन किया गया। सातवां, चीनी विश्वकोश फा वान शूलिन के अनुसार भारत की लिपियों में खरोष्ठी भी एक लिपि बताई गई है जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सातवां, इस लिपि का जन्मदाता खरोष्ठ नामक व्यक्ति माना जाता है। खरोष्ठ शब्द पूर्णतया भारतीय प्रतीत होता है। इस प्रकार से
विदेशी उद्भव का सिद्धांत और भारतीय उद्भव का सिद्धांत, इन दोनों को ध्यान में रखकर इन तर्कों के आलोक में यही सत्य प्रतीत होता है कि खरोष्ठी पूर्णतया भारतीय लिपि थी, जिसका उद्भव, विकास और अंत सभी यहीं भारत में हुआ। थैंक यू वेरी मच।